everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 5th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Food Quality and Food Safety. तो यहाँ पे हम फूड क्वालिटी की भी बात करेंगे और फूड सेफ्टी की भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले इस चैप्टर में हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्यों फूड सेफ्टी इतनी ज़रूरी है, क्यों फूड की सिक्योरिटी पे इतना जोर दिया जा रहा है। इन द पास्ट डिकेड फूड सेफ्टी challenges faced globally as well as in India have changed significantly and issues related to food quality and food safety have gained tremendous importance. तो पिछले कुछ डिकेड्स में फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां देखने को आई जिसकी वजह से फूड क्वालिटी और फूड की सेफ्टी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों इसका महत्व बढ़ा, क्यों फूड क्यों को सेव करना ज़रूरी हो गया, क्यों उसको सिक्योर करना ज़रूरी हो गया। विद फास्ट चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स मोर पीपल आर ईटिंग आउटसाइड देयर होम्स। देखो लाइफ स्टाइल इतना चेंज हुआ, इतना तेज़ी से चेंज हुआ, लोगों की ईटिंग हैबिट्स इतना तेज़ी से चेंज हुई कि लोग अब क्या करने लगे, बाहर खाना शुरू करने लगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर काम के सिलसिले में लोगों को घर से बाहर रहना पड़ा जिसकी वजह से उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि वो घर का खाना खा पाए। तो इस वजह से अब उनको जब बाहर खाना है तो उनको सेफ फूड चाहिए। तो फूड को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इन कमर्शियल सेटिंग्स फूड आर प्रिपेयर्ड इन बल्क हैंडल्ड बाय मैनी पर्सन्स दस देयर आर मोर चांसेस ऑफ फूड गेटिंग कंटामिनेटेड। तो देखो जब कमर्शियल सेटिंग्स की बात करते हैं जहाँ पे फूड बल्क में बनाए जाते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई होटल हो गया, तो वहाँ पे जब बल्क में फूड बन रहा है तो फूड को बहुत सारे लोग हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे हाथों से फूड गुजर रहा है जिसकी वजह से उसके खराब होने के, उसके कंटामिनेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं। इसकी वजह से भी फूड सेफ्टी को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। देयर आर मैनी प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स, सेफ्टी ऑफ दीज फूड इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड मार्केट में आ गए, पैकेज्ड फूड का जो एक चलन है वो बढ़ गया जिसकी वजह से फूड सेफ्टी जरूरी हो गई। रिस्क असेसमेंट, रिस्क सेफ्टी मैनेजमेंट ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल। देखो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, बहुत बड़े लेवल पे फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस समय रिस्क ज्यादा होता है कि फूड खराब हो जाए। तो उस समय सेफ्टी को मैनेज करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। There is a need to detect, identify, and recognize emerging pathogens and establish active surveillance networks nationally and internationally. तो देखो अब ज़रूरी है कि हम फूड को डिटेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें और रिकॉग्नाइज करें कि कौन कौन से पैथोजेंस उसमें एक्टिव हो सकते हैं। मतलब उसमें कौन से पैथोजन हो सकते हैं, उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको पहचाना जाए और फिर उनको पहचान के फूड में से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सर्विलांस लाया जाए, सर्विलांस नेटवर्क्स लाए जाए जो कि फूड पे नज़र रखे। अब ये नेटवर्क्स नेशनली भी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है और इंटरनेशनली भी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर एवरी कंट्री टू प्रोटेक्ट द फूड सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ फूड एंड ऑल्सो इंश्योर दैट इंपोर्टेड फूड आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड सेफ टू ईट। तो हर कंट्री में ये ज़रूरी हो गया है कि फूड को सेफ रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और जो भी फूड इंपोर्ट हो रहा है वो गुड क्वालिटी का हो और खाने में सेफ हो। ऑल फूड मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द गिवन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो जो भी मेजरमेंट्स बनाए गए हैं, जो भी मेजर्स हैं क्वालिटी के, सेफ्टी के, उस जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मानना, उसको मीट करना सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़रूरी है। एंड नीड टू हैव देयर प्रोडक्ट्स रेगुलरली टेस्टेड। अब एक बार आपको लाइसेंस मिल गया फूड को प्रोड्यूस करने का, मास प्रोडक्शन का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइसेंस मिलने के बाद फिर फूड की सिक्योरिटी के साथ छेड़खानी करो, फूड की सिक्योरिटी को आप खराब कर दो। ऐसा नहीं है, आपको रेगुलरली अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, जो ये टेस्टिंग होती है ये हर एक इंटरवल्स पे होती रहती है, कभी 2 साल, कभी 5 साल पे। तो ये इसको टेस्ट कराना जरूरी है समय समय पे, नहीं तो आपका फिर जो लाइसेंस है वो रद्द भी किया जा सकता है। पोल्यूशन इन एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर ब्रिंग देयर शेयर ऑफ कंटामिनेंट्स। तो देखो जो ये मिलावटी पदार्थ है ना, जो ये मिलावटी चीजें हैं, ये कई वजह से हो सकती है। पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल वाटर अगर खराब है उसकी वजह से, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का यूज होता है उसकी वजह से भी ये कंटामिनेंट्स जो हैं वो फूड में मिल सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। सब कारणों से ज़रूरी हो गया कि फूड पे नज़र रखी जाए, उसको सिक्योर रखा जाए, सेफ रखा जाए। अब फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स अश्योरेंस दैट फूड विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द कंज्यूमर्स। फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि हमें ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि फूड खाने से कोई भी हार्म नहीं होगा कंज्यूमर को। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड सेफ्टी इज इम्प्रूव बाय डिफाइनिंग 2 अदर कॉन्सेप्ट्स। तो फूड सेफ्टी को समझने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, टॉक्सिसिटी एंड हजार्ड। क्या होती है टॉक्सिसिटी, क्या होता है हजार्ड? कभी कभी हम दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं है। टॉक्सिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म और इंजरी ऑफ एनी काइंड अंडर एनी कंडीशन। तो कभी भी जो भी हार्म होता है, इंजरी होती है किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह की, तो उसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। फूड की वजह से अगर कोई हार्म हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो यही है, टॉक्सिसिटी और हजार्ड दोनों को समझना है। टॉक्सिसिटी मैंने बताया, हजार्ड 3 तरह से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब देखो हजार्ड क्या है, इट इज द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट हार्म और इंजरी विल रिजल्ट व्हेन सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हजार्ड का मतलब ये है कि चांसेस क्या है हार्म का,
उस समय जब जो भी तत्व हैं फूड के, वो उस मैनर में यूज़ नहीं हुए जिस मैनर में प्रिस्क्राइब्ड थे। जिस मैनर में कहे गए थे, जिस क्वांटिटी में कहे गए थे सब्सटेंसेस, अगर उस क्वांटिटी में उनको यूज़ ना किया जाए, तो उसकी वजह से जो हानि होती है, जो हार्म होता है, उसको हज़ार्ड बोलते हैं, ठीक है? जबकि टॉक्सिसिटी क्या था कि कभी भी किसी भी वजह से अगर फूड में क्या हो सकती है, फूड से अगर हार्म हो रहा है किसी को, तो वो टॉक्सिसिटी कहलाएगी। चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो वो टॉक्सिसिटी है। लेकिन हज़ार्ड क्या है कि यहाँ पे किसी भी वजह से हार्म नहीं है। जितना कहा गया था उस मैनर में, जिस तरह से कहा गया था, अगर उस फूड उस तरह से यूज़ नहीं हो रहा है, जिस क्वांटिटी में कहा गया था उस क्वांटिटी में यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हज़ार्ड हो, जो तकलीफ होती है, जो हार्म होता है, उसको हज़ार्ड कहते हैं। हज़ार्ड 3 तरह का होता है, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिसकी वजह से कंज़्यूमर को हार्म हो सकता है। फिज़िकल हज़ार्ड क्या है कि फिज़िकली अगर जो मटीरियल है वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा मटीरियल मिला दिया गया फूड में जो नॉर्मली नहीं मिलाया जाता। जैसे कभी-कभी आप फूड में स्टोन्स देख सकते हो, बाल देख सकते हो, लकड़ी के टुकड़े देख सकते हो, कोई छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े देख सकते हो, तो ये सब फिज़िकल हज़ार्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल हज़ार्ड्स। केमिकल हज़ार्ड्स क्या होते हैं? वो केमिकल होते हैं जो कि जानबूझ के या अनजाने में फूड में मिला दिए जाते हैं, जिसकी वज़ह से हज़ार्ड हो सकता है। ये केमिकल कौन से हैं? पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, कोई केमिकल रेसिड्यू हो सकता है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर या कोई भी एडिटिव हो सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल हज़ार्ड क्या है? जभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म फूड में मिल जाता है, तो इसको हम इसकी वज़ह से जो हानि होती है, उसको हम बायोलॉजिकल हज़ार्ड के अंदर रखते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज़्म व्हिच आर एसोसिएटेड विद फूड एंड कॉज़ डिजीज़ेज़ आर टर्म्ड एज़ फूड बॉर्न पैथोजेन्स। तो फूड बॉर्न पैथोजेंस क्या है? जब भी फूड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, फूड से एसोसिएटेड होता है, तो उसको हम फूड बॉर्न पैथोजन बोलते हैं। अभी जो फूड बॉर्न डिजीजेस होती हैं इन पैथोजेंस की वजह से, ये दो तरह की होती हैं, या तो इन्फेक्शन हो सकता है या तो पॉइजनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम फूड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स विच मल्टीप्लाई इन द बॉडी एंड कॉज डिजीजेस। तो जब भी जिंदा पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को हम खा लेते हैं और ये हमारी बॉडी में जाके तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसकी वजह से डिजीजेस हो जाती हैं, तो इसको हम फूड इन्फेक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला। ये भी एक पैथोजन है, ठीक है? ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या होता है, फूड में पैदा होता है। फूड जब खराब होता है तो ये पैदा होता है, और जब हम ऐसा फूड खा लेते हैं जिसमें साल्मोनेला है, तो इसकी वजह से हमको इन्फेक्शन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग क्या है? सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फूड इवन इफ पैथोजेंस हैज बीन किल्ड। तो ये क्या होता है पॉइजनिंग? ये जो पैथोजेंस हैं, ये मान लो आपने किसी वजह से इनमें कुछ प्रोसेसिंग करके इनको खत्म कर दिया, ये मर गए, लेकिन जो इन्होंने पॉइजन बनाया था वो अभी भी फूड में है, और इसको खाने के बाद जब कोई बीमारी होती है तो उसको हम फूड पॉइजनिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर गया, लेकिन जो उसने जहर फैलाया था वो उस फूड में अभी भी है, जिसको खाने के बाद आपको क्या हो गई? बीमारी हो गई। टॉक्सिन्स इन फूड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय स्मेल्स, अपीयरेंस एंड टेस्ट। तो ये जो टॉक्सिन्स है, जो ये पॉइजनिंग हो रही है, ये देख के, सूंघ के और टेस्ट करके समझ में नहीं आ रही है, आती है। तो इस तरह के जो फूड पॉइजनिंग जिसकी वजह से फैलता है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है? सच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एयर, डर्ट, वाटर। तो ये यहाँ पे होते हैं एयर में, डर्ट में, वाटर में, और जिसकी वजह से पॉइजनिंग फैलती है, ठीक है? ये भले ही मर जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो इन्होंने जो टॉक्सिसिटी फैलाई थी, जो पॉइजनिंग की थी, वो रह जाती है फूड में, और उसको खाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। In the context of food safety, it is important to understand the term contamination and adulteration. तो इसको भी समझना है कि contamination क्या है, adulteration क्या है। इसको भी हम मिलावट समझ लेते हैं। contamination का मतलब भी मिलावट, adulteration का भी मतलब है मिलावट। इसको भी हम इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। contamination क्या है? It is the presence of harmful or objectionable foreign substances in food such as chemicals, microorganisms, dilutants before, during or after processing and storage. तो यहाँ पे क्या है? हार्मफुल अगर कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, अगर वो फूड में प्रेजेंट है, तो उसको हम कंटामिनेशन बोलेंगे, ठीक है? यही बताया गया ना कि अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जो कि नहीं होना चाहिए फूड में, अगर वो है, वो सब्सटेंस केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। अब ये कभी भी पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि ये सब्सटेंस फूड में इसी समय मिलाया जाए। हो सकता है प्रोसेसिंग के पहले ही मिल गया हो, प्रोसेसिंग के समय भी मिल सकता है, हो सकता है स्टोरेज के समय भी मिल सकता है। तो उस समय पे अगर ऐसे मतलब चीजें, ऐसे जो सब्सटेंसेस जो हार्मफुल है और प्रेजेंट है फूड में, तो उनको कंटामिनेशन बोलते हैं। एडल्ट्रेशन क्या है? ये इंटेंशनल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, मतलब ये जानबूझ के भी मिलाया जा सकता है, गलती से भी मिल सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जरूरी नहीं है, सस्ते इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मिला दिए जाते हैं। ये जानबूझ के मिलाए जाते हैं। अक्सर ये ऐसा होता है कि अडल्ट्रेशन जानबूझ के की जाती है, कस्टमर को धोखा देने के लिए, ठीक है? मतलब चावल है, सस्ता चावल, महंगा चावल, दोनों को मिला दिया गया, और फिर दोनों को महंगे वाले चावल के रेट पे बेचा जाने लगा। तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसको अडल्ट्रेशन कहेंगे। ये जानबूझ के की गई है, कस्टमर को चीट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है? Cheapen or falsify a preparation that will alter the properties and composition and diminish the quality of food. इसकी वजह से फूड की क्वालिटी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे कंटामिनेशन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, केमिकल से है। लेकिन अडल्ट्रेशन में क्या होता है? कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं। ये जानबूझ के चीटिंग करने के लिए मिलाए जाते हैं। इसका मतलब कस्टमर की हेल्थ को खराब करना नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जब कंटामिनेशन होता है तो इसका असर कस्टमर की हेल्थ पे पड़ता है। लेकिन अडल्ट्रेशन इसलिए नहीं की जाती कि कस्टमर की हेल्थ को हम क्या करना चाहते हैं? खराब करना चाहते हैं। ये इसलिए होती है ताकि लाभ कमाया जा सके,
ठीक है? सस्ते में चीज़ें बेची जा सके, फ़ायदा हो दुकानदार को, इसलिए अडल्ट्रेशन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड क्वालिटी। देखो फूड क्वालिटी क्या है? द टर्म फूड क्वालिटी रिफर्स टू एट्रिब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस अ प्रोडक्ट्स वैल्यू टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? ये कैसे पता चलेगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? फूड की क्वालिटी जैसी रहेगी, उसकी वैसी ही वैल्यू रहेगी कस्टमर की नज़र में, कंज्यूमर की नज़र में। Thus, all food services providers should adhere to good manufacturing practices and ensure food safety। तो इसी वजह से जितने भी फूड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबके लिए ज़रूरी है कि वो फूड की सेफ्टी को इंश्योर करें, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करें, ताकि कंज्यूमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। तो कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। क्या? सबसे पहला तो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वाटर। देखो इन्हीं चीज़ों से फूड बनता है, वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर खराब हुआ तो पूरा का पूरा फूड खराब हो जाएगा, चाहे आपका रॉ मटेरियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो क्वालिटी दोनों की ध्यान रखनी है, रॉ मटेरियल की भी, वाटर की भी। क्लीननेस का ध्यान रखना है, साफ सफाई, जो भी प्रीमाइसेस हैं जहाँ पे खाना बन रहा है वो साफ होना चाहिए, जो भी लोग खाना बना रहे हैं वो साफ होने चाहिए, जो इक्विपमेंट है वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, फूड प्रिपरेशन जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे फूड को स्टोर किया जा रहा है, सब एरिया साफ होना चाहिए। ठीक है? स्टोरेज ऑफ फूड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। फूड को स्टोर करने से पहले उसके टेम्परेचर को ध्यान रखो, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे उनको स्टोर करना है, ताकि फूड खराब ना हो। फूड हाइजीन का ध्यान रखो, गुड सर्विस प्रैक्टिसेस, जो भी अच्छी सर्विसेज हैं वो दो। अब फूड स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। इफेक्टिव फूड स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट क्वालिटी इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ हाइजीनिक होलसम फूड एज वेल एज टू फैसिलिटेट ट्रेड विद इन एंड बिटवीन नेशन। तो देखो फूड स्टैंडर्ड क्या है? ये अगर इफेक्टिव फूड स्टैंडर्ड वो होते हैं जो कि फूड की क्वालिटी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि इस तरह का फूड होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फूड को फॉलो करने पड़ेंगे। फूड को बेसिकली उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि फूड प्रोडक्शन अच्छा से हो, फूड की जो सर्विस दी जा रही है वो अच्छे से हो, सप्लाई जो फूड की हो रही है वो हाइजीनिक हो, और जो व्यापार हो रहा है देशों के बीच में वो अच्छे से हो पाए। तो इसी वजह से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है। देयर आर 4 लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड। तो 4 लेवल हैं स्टैंडर्ड्स के, मतलब 4 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। पहला है कंपनी स्टैंडर्ड्स। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंपनी लेवल पे होते हैं, हर कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है कि ये चीजें तो हमारे फूड में होनी ही चाहिए, जो हमको हमारी क्वालिटी को और अच्छा बनाए दूसरे की अपेक्षा। फिर कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर देश ने अपने अपने जो भी उसके अंडर में जितनी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती हैं उस पर स्टैंडर्ड्स लगा के रखे होते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना है अगर हमारे देश में फूड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज चलानी है तो। फिर कुछ रीजनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने अपने एरिया के अपने अपने रीजन के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो मतलब सब तरह से स्टैंडर्ड्स होते हैं। बहुत सारी कंपनी ये चारों स्टैंडर्ड्स को अपने पास रखती हैं, तो कम से कम इसमें से 3 स्टैंडर्ड्स तो होने ही चाहिए, नेशनल लेवल तक के स्टैंडर्ड्स तो होने ही चाहिए, उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में वो यहाँ पे बताया गया है कि ये स्टैंडर्ड्स आपको रखने हैं फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ये स्टैंडर्ड्स को देख के ही तो कंज्यूमर समझ पाएगा कि आपके पास फूड क्वालिटी है या नहीं। ठीक है? आप लोगो देखते हो तरह तरह के फूड के रैपर पे, तभी तो आप समझ पाते हो ना कि फूड को स्टैंडर्ड मिला है या नहीं, फूड की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहला है द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। कब आया था? 1954 में आया था। वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो फूड में जो मिलावट हो रही है, एडल्ट्रेशन हो रही है, उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था। एडल्ट्रेशन हमने पढ़ा है जब दुकानदार अपने तरफ से कुछ मिलाता है फूड में, ताकि वो सस्ते दाम पे मतलब ऊंचे दाम पे चीप क्वालिटी का माल जो है वो बेच सके। ऑल फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और इम्पोर्टेड एंड सोल्ड इन इंडिया हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। तो जो भी फूड प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं या इंडिया में बेचे जा रहे हैं, उनको इस एक्ट को मानना पड़ेगा। फिर वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये क्या है? ये वॉलंटरी ग्रेडिंग है, मतलब जरूरी नहीं कि इसको सब ले, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप लो या मत लो। जैसे आईएसआई मार्क है, आईएसआई मार्क किसका है? बीआईएस का ही है। ठीक है? इसके अलावा एगमार्क है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपनियां लेके रखती हैं, ताकि वो अपनी क्वालिटी को दिखा सकें कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी क्वालिटी को, अपनी क्वालिटी को वो मतलब एक जनता के पे ऊपर क्या आएगा, एक कंज्यूमर है, अगर वो ये सारे मार्क्स देखेगा, आप जब भी कोई सामान ले रहे हो आप उनके ऊपर ये मार्क देख रहे हो, एग मार्क देख रहे हो, आईएसआई मार्क देख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो फूड है ये स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, ये जितने भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं फूड के लिए ये उसके लायक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये मार्क लेना जरूरी है। वो मतलब जरूरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन हर कंपनी फूड जो भी बनाती है वो उसको लेके रखती है ताकि कंज्यूमर का भरोसा उनके ऊपर हो। अदर ऑर्डर्स या एक्ट हैं, जिसमें सबसे पहला है फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर। इसके अलावा मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट ये जो भी नॉन वेज वाली चीजें होती हैं उनके लिए होता है। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ये वेजिटेबल ऑयल्स जो बनाए जाते हैं उनके लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। 2006 में आया था ये एक्ट। इसी एक्ट के अंडर किसकी स्थापना हुई? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो ये एक्ट आया 2006 में और इसी के अंडर फसाई की स्थापना हुई। अब इसका मकसद क्या था कि साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाया जाए ताकि फूड की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल किया जा सके, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, फूड की अवेलेबिलिटी, मतलब सेफ फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, लोगों तक होलसम फूड पहुंचाया जा सके ताकि वो अच्छे से उसको कंज्यूम कर पाए। ठीक है? तो जो ये फसाई है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो
याद रखना क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके अंडर में बना था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स के अंडर में बना था। ये कब आया था? ये एक्ट 2006 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड। देखो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने देख ली, एक्ट्स देख लिए, अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको सीएसी भी बोलते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कई सारी मतलब देशों को मिलकर ये बनाया गया है, कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लक्ष्य को ध्यान में रख के बनाया गया था? एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट फूड एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। तो ये इस चीज पे ध्यान में रख के बनाया गया था कि फूड स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश किए जाएं, ताकि लोगों की, कंज्यूमर की हेल्थ को अच्छा रखा जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और कंज्यूमर्स को अच्छा फूड मिले, साथ ही साथ जो भी देशों के बीच एग्रीकल्चरल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो 3 चीजों का ध्यान रखा गया था कि कंज्यूमर को अच्छा फूड मिले, एग्रीकल्चरल ट्रेड भी अच्छा हो, साथ ही साथ जो हेल्थ है लोगों की वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसमें कई सारे जो देश हैं वो शामिल हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज कोडेक्स स्टैंडर्ड टू डेवलप नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इनके बनाए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। कोडेक्स इंडिया भी है। ठीक है, जैसे हर देश का अपना अपना कोडेक्स स्टैंडर्ड है, तो उसी तरह कोडेक्स इंडिया इंडिया का स्टैंडर्ड है। इट इज द नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट एनसीसीपी फॉर इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म मतलब इसमें जो आप एनसीसीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखना, नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये मतलब इससे आप ये कह सकते हो कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का इंडिया भी मेंबर है। इसका नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, इसका फुल फॉर्म याद रखना। इट इज अ वर्ल्ड वाइड नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज। तो ये जो है नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब गवर्नमेंट वाली नहीं है ये संस्था। द मिशन ऑफ आईएसओ इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड with a view to facilitate the international exchange of goods and services and to develop cooperation in the spheres of intellectual, scientific, technological and economic activity। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखा गया कि स्टैंडर्डाइजेशन को डेवलप किया जाए, मतलब स्टैंडर्ड्स बनाया जाए और उसको हर देश, हर जो भी देश इसका मेंबर है वो इसको फॉलो करे, ताकि ये स्टैंडर्ड्स जब रहेंगे तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री इसका मेंबर है उनकी एक्टिविटी को क्या किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा, ताकि अच्छा फूड मिल पाए। ठीक है, गुड और सर्विसेज का एक्सचेंज हो पाए इंटरनेशनल लेवल पे, एक देश दूसरे देश से सामान खरीद पाए, सर्विसेज खरीद पाए, और कॉपरेशन डेवलप हो। जब एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस करेगा तो कॉपरेशन भी डेवलप होगा, और हर लेवल पे कॉपरेशन को डेवलप करने की बात हुई रही थी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली फूड की ही बात हो रही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं तो हर लेवल पे क्या किया जाना है, कॉपरेशन को ध्यान दिया जाना है। इसके बाद आपकी बुक में डिफरेंस बताया गया है कोडेक्स और आईएसओ में। देखो कोडेक्स जो था ना वो वॉलंटरी नहीं था, ठीक है, लेकिन आईएसओ क्या है, वॉलंटरी है। इसमें आप जुड़ना चाहो नहीं जुड़ना चाहो आपकी मर्जी है। कोडेक्स सबके लिए था ताकि नेशनल लेवल पे रेगुलेशन बनाया जा सके, हर नेशन जो इससे जुड़ा था वो इससे इसलिए जुड़ा था ताकि वो इसका यूज करके नेशनल रेगुलेशंस को भी डेवलप कर सके। इसको चेंज करना बड़ा ही स्लो है, मतलब इसके रूल्स रेगुलेशन इतनी जल्दी नहीं बदले जा सकते। डिस्क्राइब द मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस, मतलब ये बताता है कि क्या क्या चीजें हैं जो एक्सेप्ट की जाएंगी। तो मतलब मिनिमम चीजें बताई जाती हैं कि ये कम से कम चीजें हैं जो कि एक्सेप्ट की जाएंगी। ठीक है, आईएसओ वॉलंटरी है। स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पे इसके रूल रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया जाता है। डिस्क्राइब करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, जो भी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस करंट में चल रही हैं उनको ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बताता है कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है, मतलब जो एक्सेप्टेबल चीजें हैं वो बताता है कि मिनिमल कितनी कितनी चीजें, कम से कम क्या चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल है, मतलब कितना आप अपने कहते हैं ना कि जो जो स्टैंडर्ड्स हैं कितना आप उसमें कमी करोगे तो एक्सेप्टेबल है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मतलब एक लोअर लेवल यहाँ पे बताया गया है कि इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के बारे में आपने सुना है, 1995 में ये बना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि व्यापार आसानी से हो, स्मूथली व्यापार चले, फ्रीली चले और फेयरली चले, साथ ही साथ प्रिडिक्टेबल हो। और इसके अलावा जितने भी ट्रेड अग्रीमेंट्स थे उनको ध्यान में लाया गया, ट्रेड अग्रीमेंट साइन कराए गए, मतलब जो भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं उन लोग में अग्रीमेंट साइन होते हैं, जो भी विवाद हैं उनको सेटल किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जो पॉलिसी को समझ नहीं पा रही है, पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज उसके नजर में है तो उनको असिस्ट किया जाता है, उनको समझाया जाता है। डब्ल्यूटीओ के अंदर तीनों चीजें कवर की जाती है, गुड्स का भी इसमें अग्रीमेंट होता है, सर्विसेज का, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पे अग्रीमेंट होता है, मतलब तीनों चीजें इस अग्रीमेंट में शामिल है, इन तीनों का व्यापार होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है
फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे हम फूड सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पे चीज़ें हैं। पहला है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दूसरा है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, तीसरा है हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। देखो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो। मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी तरह की गलत लेबलिंग ना हो, कंज्यूमर को मिसलीड ना किया जाए, ये यहाँ पे देखा जाता है। गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस में क्या है कि फूड रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो कंज्यूमर के पेट में ना पहुँच जाए, तब तक उसकी हैंडलिंग अच्छे से की जाए। मतलब रॉ मटेरियल को लाया जाए, उसको अच्छे से रखा जाए, फूड बनाया जाए अच्छे से, स्टोरेज में अच्छे से रखा जाए, फिर जब वो दुकान तक पहुंच रहा है तो भी अच्छे से पहुंचे। मतलब किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेप पे कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए फूड में। ये गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस होगी, मतलब हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए। हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का क्या मतलब है कि हजार्ड किस किस लेवल पे हो सकता है उसको एनालाइज करना, साथ ही साथ कंट्रोल करना उसको। ठीक है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रैक्टिसेस मैंने बता दी कि क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होनी चाहिए। गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस मतलब हैंडलिंग अच्छे से हो। हजार्ड एनालिसिस एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी मैंने बता दिया, एक बार इसको देख लो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है। HACCP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इट इज एन अप्रोच टू फूड मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज इन विच रॉ मटेरियल्स ऑफ एंड ईच इंडिविजुअल स्टेप इन अ स्पेसिफिक प्रोसेस आर कंसीडर्ड इन डिटेल। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टोरेज होगा, और साथ ही साथ जो भी इन हर एक स्टेप को अच्छे से डिटेल के साथ देखा जाता है, पूरे प्रोसेस को देखा जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या चांसेस हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, पैथोजन्स जो है उस पर हमला कर सकते हैं, फूड के खराब होने का क्या चांसेस है ये देखा जाता है। यहाँ पे पहचाना जाता है कि कौन कौन से हजार्ड उसमें हो सकते हैं और फिर उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीजें की जाती है। पहले तो हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा चीज असेसमेंट ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हजार्ड। हजार्ड के अकरेंस के क्या चांसेस है कि हजार्ड कितना हो सकता है, हर स्टेप पे देखा जाता है कि इस स्टेप पे क्या क्या चीजें हैं, कितना चीज खराब हो सकती है। जैसे मान लो कोई दूध की बड़ी चीज है, मान लो पनीर है। अब पनीर बना है तो क्या कैसे खराब हो सकता है, अगर हम उसको अच्छे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ना रखें तो खराब हो सकता है। तो मतलब हर एक स्टेप देखा जाता है कि कौन सा फूड किस तरह से खराब हो सकता है, कितने चांसेस है उसके खराब होने के, और फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। रॉ मटेरियल कैसा है उसको अच्छे लेना, उसको अच्छे से रखना, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करना, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना, फूड प्रोडक्ट्स का यूजेज अच्छे से होना, ये सब पे कंट्रोल किया जाता है। वाई इंप्लीमेंट HACCP, क्यों जरूरी है HACCP, क्यों इसको इंप्लीमेंट किया जाए, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। इट इज अ प्रिवेंटिव अप्रोच टू इंश्योर फूड सेफ्टी। तो प्रिवेंटिव अप्रोच है, मतलब यहाँ पे बचाया जाता है फूड को, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि क्या चांसेस है हजार्ड होने के, फूड को बचाया जा रहा है। इट इनेबल्स अस टू डिटेक्ट हजार्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। तो किसी भी प्रोसेसिंग की किसी भी स्टेज पे आप हजार्ड को डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर स्टेज पे जांच होती है। ठीक है, ताकि फूड की क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। इट इनेबल्स प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो ये बताता है, ये सबको ये इस चीज के योग्य बनाता है कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाओ। चाहे आप प्रोड्यूसर हो, चाहे प्रोसेसिंग कर रहे हो, फूड प्रोसेसिंग कर रहे हो, चाहे फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, हर किसी को जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको अच्छे से यूज करना ये सिखाता है, ये उसके लायक बनाता है। FSSA 2006 places primary responsibility for safe food with producers and suppliers through HACCP, GMP, GHP। जब ये एक्ट आया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006, तब इसमें भी इसकी बात की गई, SACCP, GMP, GHP, कि इनका ध्यान रख के हर प्रोड्यूसर, हर सप्लायर क्या करे, फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर सके। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल फूड ट्रेड। तो ये जरूरी था इनको लागू करना ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्ट रह सके और इंटरनेशनल फूड ट्रेड अच्छे से हो पाए, क्योंकि जब हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हम व्यापार भी अच्छा कर पाएंगे। इट अश्योर्स कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से ये, मतलब HACCP की वजह से हमको ये अश्योरेंस मिलती है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो गुड क्वालिटी का होगा। इसके बाद नेक्स्ट है करियर एवेन्यूज स्कोप। मतलब इस फील्ड में क्या क्या करियर आप बना सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज इन फूड इंडस्ट्री एंड एनालिस्ट और एट मैनेजरियल लेवल। तो आप क्वालिटी कंट्रोल लैब में काम कर सकते हो, फूड इंडस्ट्री में आप एनालिस्ट बन सकते हो जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो, मैनेजरियल लेवल पे भी आप जा सकते हो जहाँ पे फूड के क्वालिटी को आप देख सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो इन सब एरियाज में। फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज में आप जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आप जा सकते हो। HACCP में आप एज अ स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हो। क्वालिटी सर्टिफिकेशन सच एज ISO में जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं उनमें भी आप काम कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे काम करके क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी देने का काम कर सकते हो फूड्स को। मतलब आप इस फील्ड में भी जा सकते हो जहाँ पे क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। टीचिंग और एकेडमिक्स की फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कैपेसिटीज। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसके आधार पर बहुत सारी जितनी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी काम कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।